नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शाम के 4 बज गए हैं और एक अहम मुद्दे पर बड़ी चर्चा अब से कुछ ही पलों में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर देते हैं। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। जी हां, ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। अमेरिकी कानून का हवाला देकर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर की ओर से। नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया ट्विटर ने और केंद्रीय मंत्री का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। 1 घंटे के बाद चेतावनी देकर दोबारा अकाउंट को अनब्लॉक किया गया है। ये कैसे वक्त में हो रहा है जब रविशंकर प्रसाद लगातार ये कहते रहे कि ट्विटर को भारतीय नियम कानूनों के तहत ही रहना होगा, इसके तहत ही काम करना होगा। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है वो भारत को ट्विटर ना सिखाए। इन सब के बीच लगातार तनातनी चलती रही ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच में। अब से कुछ देर पहले खबर आ रही है कि 1 घंटे के लिए केंद्रीय मंत्री का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। और आइए बात करते हैं आज के मसले की। दिल्ली में पीएम के साथ कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद अब जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य को परिसीमन को लेकर आयोग पहले ही अलग अलग जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांग चुका है और अब जल्दी ही आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र के सामने पेश करेगा। लेकिन कश्मीर में परिसीमन के बाद होने वाले चुनाव में वहां बहुत कुछ बदल जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर 7 सीटें बढ़ाई गईं और ये सभी सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ी तो इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। जानकारों की माने तो राज्य में हाल ही में हुए डीडीसी चुनावों के नतीजे देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी ने जम्मू इलाके में 6 परिषदों पर कब्जा जमाया था, जबकि कश्मीर में गुपकार में शामिल दलों का दबदबा रहा था। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर जम्मू इलाके में सीटें बढ़ जाएं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी को ये फायदा कैसे मिलेगा, ये पूरी राजनीति क्या है, इसे समझने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की स्थिति को भी समझना होगा। अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें हैं, जिसमें जम्मू में 37 सीटें और कश्मीर में 46 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर परिसीमन होता है, नई सीटें 7 सीटें जम्मू के इलाके में जोड़ दी जाती हैं तो सिर्फ जम्मू में 44 विधानसभा सीटें होंगी और राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हो जाएंगी 7 बढ़कर। क्यों जम्मू इलाके का वोटर बीजेपी का माना जाता है, इसीलिए इस परिसीमन को बीजेपी की एक चुनावी चाल के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। कल पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा था कि पीएम ने राज्य के सभी दलों के सामने पहले परिसीमन और फिर राज्य में चुनाव कराने की बात रखी है। आपने 5 डिमांड्स बताई, स्टेटहुड की बताई, इलेक्शंस की बताई, डोमिसाइल की बताई। 5 डिमांड्स आपने बताई। प्रधानमंत्री थे, एनएसए थे, अमित शाह थे, मंत्री भी थे। सरकार की तरफ से आउटरीच आप लोगों को क्या था? अब सरकार की तरफ से तो 2 ही लोग बोले, एक तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तो गृह मंत्री ने कहा कि हम बिल्कुल इलेक्शन कराएंगे और हम स्टेटहुड भी देंगे, ये हमने मांगा है। अब स्टेटहुड भी देंगे, इलेक्शन भी कराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ये डिलिमिटेशन हो जाए। तो हम लोगों ने बताया कि भाई आपने डिलिमिटेशन को वहाँ पोस्टपोन किया था असम में इलेक्शन से पहले, तो आप यहाँ भी पोस्टपोन कर सकते हो और इलेक्शन कर सकते हो। उन्होंने कहा कि असम में स्टेटें नहीं बढ़ रही थी, यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन का बाद जो लद्दाख की 4 स्टेटें थी वो और 3 और स्टेटें बढ़ गई हैं, 7 स्टेटें हैं। तो ये मुद्दा असम में नहीं था सीटें बढ़ाने का। तो परिसीमन की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उससे पहले ही सियासत तमाम हो रही है। कल एक बैठक हुई है बहुत महत्वपूर्ण, उसमें तमाम चर्चाएं हुई हैं, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर क्यों एक मत नहीं हो पा रहा है और किसको इससे क्या दिक्कत है, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयराम विप्लव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शेख नासिर पीडीपी स्टेट सेक्रेटरी हमारे साथ रहेंगे इस पूरी डिबेट में, आपका स्वागत। शेख बशीर हमारे साथ रहेंगे, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट सेक्रेटरी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर देवेंद्र वर्मा संविधान विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मैं जयराम विप्लव जी आपके पास से आती हूँ। कल एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
से तमाम जम्मू कश्मीर के नेता मिलने पहुंचे। हालांकि बैठक में जो बातचीत हुई उसका जो ब्यौरा आ रहा है और बैठक के बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें काफी भेद है। उस पर मैं आऊं और उसे समझने की कोशिश करूं। उससे पहले परिसीमन को लेकर आखिर क्यों आप लोगों का इतना ज्यादा उतावलापन दिख रहा है, आखिर क्यों परिसीमन ही प्राथमिकता है, इसे समझते हैं। क्योंकि जब 2019 में 5 अगस्त को यह फैसला लिया गया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उस वक्त कहा गया कि प्राथमिकता सरकार की यही है, आतंकवाद का खात्मा करना, अलगाववाद का खात्मा करना, रोजगार बढ़ाना, कश्मीरी पंडितों की वापसी करवाना घाटी में। ये तमाम प्राथमिकताओं के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे थे ना। लेकिन अभी हम लोग उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, अभी बहुत काम होना बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन शुरुआत में ही ये राजनीतिक शगुफा छोड़ने की क्या जरूरत थी? आखिर परिसीमन ही क्यों प्राथमिकता में दिखता है? क्या सिर्फ ये राजनीतिक एजेंडा है आप लोगों का? मुझे नहीं लगता कि यही केवल एक मात्र प्राथमिकता है। और जहाँ तक तत्कालीन कारण जरूर थे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जब विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनसंघ का उदय हुआ था, तो उसी समय से ये मुद्दा हमारे एजेंडे में शामिल था कि धारा 370 और 35 से ये खत्म करना है। भारत की एकता और अखंडता में बाधक बने हुए इस प्रावधान को हटा करके फेंकना है। और इसके लिए हमारे संस्थापक श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान भी दिया था। तो ये एजेंडा आतंकवाद के कश्मीर में प्रवेश से पूर्व का रहा है। अब आते हैं आने वाले समय में, जिस प्रकार से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के 370 पर तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ सर आपसे, आप मेरा सवाल ही नहीं पहुंचे। 370 तो खत्म हो गया, 35 से भी खत्म हो गया। और ये बात जो कल की बैठक में निकली है, सबने अपनी मन की बात कही है, लेकिन सरकार ने स्टैंड साफ कर दिया है कि वहां से कोई वापसी की उम्मीद नहीं है। 370-35 से वापस नहीं आने वाला है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि उसके बाद की जो राजनीति है उसमें परिसीमन ही आप लोगों की प्राथमिकता क्यों दिख रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? परिसीमन इसलिए भी प्राथमिकता होगी, जब हमने इसको खत्म किया था तो संसद से लेकर के तमाम फोरम पर सरकार की ओर से स्पष्ट राय, स्पष्ट संदेश रखा गया था कि हम आने वाले समय में राज्य का दर्जा वापस देंगे और वहां चुनाव भी कराएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। तो जब उस चुनाव की बात होगी तो परिसीमन की बात आएगी। चूंकि वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, तो आज के समय में चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन की सख्त आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और ये आज ही और कल में नहीं होने जा रहा है। ये आज शुरू हुआ तो धीरे धीरे समय के साथ चलेगा, सबकी राय होगी। लोग तो इस बैठक को भी विफल करना चाहते थे, लेकिन देखा आपने कि उन सारी ताकतों की कोशिशें बेकार गई और ये बैठक बहुत अच्छे से हुआ है। एक छोटा सा सवाल आपसे कि उसी बैठक का अगर जिक्र करें, जिन नेताओं को आप लोगों ने बुलाया था बातचीत करने के लिए और दिलों की दूरियां मिटाने की बात हुई है, उन्हीं नेताओं में से कई लोगों ने ये कहा है कि परिसीमन की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए ना, आप चुनाव करवाइए, परिसीमन पर क्यों अड़े हुए हैं? उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। चूंकि जम्मू कश्मीर अब पूर्व की तरह राज्य नहीं है ना, अभी तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। अब नए सिरे से जब आपने राज्य का जब पुनर्गठन कर दिया तो उसके बाद परिसीमन ला करके ही सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। और बैठक में स्पष्ट तौर पर इस पर चर्चा हुई, वहां तो कहीं कोई मतभेद नहीं था। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, ये उस समुदाय के खिलाफ उठाया जाने वाला कदम है। अगर क्यों ये कहा जा रहा है मैं समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन इससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आपका मैं रुख करती हूं और आप लोग का स्टैंड क्या है आखिर? क्योंकि गुलाम नबी आजाद जब बैठक से बाहर निकले और उन्होंने भी बातचीत की इंडिया न्यूज के साथ भी, और ये कहा कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव होगा, उससे पहले परिसीमन, पूर्ण राज्य का दर्जा, सब एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। परिसीमन को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में तो हो नहीं रहा है, कई राज्य हैं, असम, मणिपुर में परिसीमन होने जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, वहां पर भी ये प्रक्रिया लगातार इस पर बातचीत हो रही है। आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर के अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं कोई डर बना हुआ है कि इसके तहत कोई राजनीतिक हित न साध ले जाए? देखिए शुभ्रा जी,
चूंकि कश्मीर का मामला है, इसमें बहुत ज्यादा अतिरेक रूप से राजनीतिक बयानबाजी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ना हम करेंगे। हम आपको दो बातें कहते हैं बड़ी साफ साफ। नियम एक होने चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। पहली चीज आप देखें कि जब उत्तर, अभी जैसे इन्होंने कहा कि भाई स्टेटहुड का दर्जा, चूंकि आपने क्या नाम लद्दाख को अलग कर दिया, तो यूपी से उत्तरांचल को अलग किया गया, लेकिन दोनों जगह समय से चुनाव हुए। बिहार से झारखंड को अलग किया गया, लेकिन दोनों जगह पे असेंबली बनी, दोनों जगह चुनाव हुए, डिलिमिटेशन होता रहा। उसी तरीके से एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और चुनाव में कोई बाधा नहीं आई। तो ये इनका तर्क बेवजह का है। डिलिमिटेशन पूरे देश में होना है और डिलिमिटेशन को जिस प्रोसेस में करना है, जो उसके सेट पैटर्न है, उस पे आप कीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके फुल स्टेटहुड दे करके आप वहां पर चुनाव कराइए, ताकि जनता की चुनी हुई सरकार वहां आए, भले जिस पार्टी की भी आए, कांग्रेस की आए, भाजपा की आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आए या पीडीपी की आए। लेकिन उसके बाद डिलिमिटेशन एक अलग प्रोसेस है और चुनाव वहां पर अलग प्रोसेस है। वहां पर आप डिलिमिटेशन में जो राजनीति करना चाहते हैं वहां आप स्थानीय स्तर पर करें, वो अपनी जगह पर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन अलग प्रोसेस कैसे हो सकता है चुनाव से, जरा ये समझाइए मुझे, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। चुनाव तो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के लिए होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि चुनाव का मसला अलग रखिए और परिसीमन का अलग रखिए, तो जरा ये तर्क भी मुझे समझाइए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जनसंख्या के आधार पर हो और अब तक हक मारा जा रहा है जम्मू के लोगों का। बिल्कुल से अगर आप ध्यान देखेंगे, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी भी अपना अभिन्न अंग मानती है, तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि कश्मीर क्या है और जम्मू क्या है। हमारे पास जो क्या नाम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम कुछ सीटें खाली रखते हैं, आप समझिए बात को। तो इसलिए मैंने कहा ना, उस पर बहुत ज्यादा मत नहीं, आप बोलिए ना सर, बोलिए। हम यहाँ पर समझने के लिए ही बैठे हैं कि आखिर आपने क्यों कहा ये कि परिसीमन को अलग रखिए और चुनाव को अलग रखिए। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है आपकी? 24 सीटें हैं पीओके के अंदर आती हैं, और उसको भी अगर कंक्लूड कर लिया जाए तो 107 हो जाता है, लेकिन अभी हम उसको अलग रख के अगर बात करें तो मुझे समझाइए जरा। मैं दोनों बातें बताता हूं आपसे। परिसीमन जो होता है, परिसीमन एक रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जैसे लखनऊ में पहले 25 लाख आबादी थी और आज 45 लाख हो गई, और परिसीमन में यह कहा जाता है कि साहब 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद हम परिसीमन करेंगे। वो समय आ रहा है परिसीमन का, वो जम्मू कश्मीर का भी आ रहा है, चाहे ये यूनियन टेरिटरी अलग हुई होती या नहीं हुई होती। हमारा ये कहना है कि आप वर्तमान परिसीमन में चुनाव कराइए, पहले चुनाव कराइए स्टेटहुड का दर्जा देकर के, उसके बाद परिसीमन तो एक रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा है, वो आपको करना ही करना है, वो तो देश को करना ही करना है। अगर पहले परिसीमन हो जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये जरा बता दीजिए ना, फिर मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगी बीजेपी के पास। अगर पहले परिसीमन हो जाए उसके बाद चुनाव हो तो क्या दिक्कत होगी? आपकी जानकारी 2019 से लेकर के 2021 तक इन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली होती, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब परिसीमन के नाम को लेकर के अगर आप 2 साल फिर चुनाव टालेंगे, हमारी आपत्ति इस बात की है। परिसीमन को लेकर के आप स्टेटहुड का दर्जा 2 साल बाद देंगे, हमारी आपत्ति इस बात की है। आप समझिए, आप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको अनंत काल तक रखना चाहते हैं, इसलिए परिसीमन को एक रोड़ा बना रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप परिसीमन आज कर दीजिए, कल चुनाव करा लीजिए, कोई इशू नहीं। हमारा परिसीमन को लेकर के कोई आपत्ति नहीं। मतलब 370 पर बात कर लीजिए, 35A पर बात कर लीजिए, परिसीमन पर बात कर लीजिए, कांग्रेस का रुख जो है वो अजीब ढुलमुल नजर आता है सुरेंद्र जी। ये तो कहना पड़ेगा कि सरकार के साथ, सरकार की नीतियों के साथ आप दिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे आरोपों का भय आपके सामने आ जाता है, लेकिन फिर आपको विरोध भी करना है, तो उसमें आप ये अब निकाल रहे हैं कि कब हो और कब नहीं हो। 1 साल का जो वक्त है बढ़ाया गया है परिसीमन आयोग के लिए, तो उसमें आपको दिक्कत है क्या? क्योंकि एक प्रक्रिया होती है पूरी। जी जी कहूँ, पहली चीज तो कांग्रेस को किसी भी चीज से डरने की जरूरत, छुपने की जरूरत है। हम लोगों ने जितने काम किए हैं बहादुरी से की है। आज जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। इस चीज को पढ़ना चाहिए लोगों को। दूसरी बात, आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं जाता। आज जो सच्चाई, जैसे अभी इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बात की, तो वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1948 से लेकर के 1951 तक हमारी क्या नाम मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, जिन्होंने 370 लगाई।
उसके बाद एक राजनीतिक स्टैंड लेकर के अलग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल इस नरेंद्र मोदी जी की है और 6 साल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही, क्यों नहीं इन लोगों ने जांच करा ली? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि फिर से आप एक बार टाइमिंग का मुद्दा सामने ला रहे हैं। और जब ये फैसला किया गया था केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को हटाने का, तो एक आवाज आई थी देश के एक तबके से कि बहुत जल्दी से और कड़े फैसले ले रही है ये सरकार, जो कांग्रेस पार्टी इतने सालों से नहीं कर पाई। और फिर यहाँ पर आप वही तर्क दे रहे हैं कि देखिए अभी कर लेते या बाद में कर लेते या थोड़ा सा रुक जाते या थोड़ा सा इंतजार कर लेते। इस तरह का तर्क फिर से दिया जा रहा है आपकी तरफ से। आप चुनाव नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि मेरे चाहने से क्या होगा, राजनीतिक दल तो आप लोग हैं ना सर, लेकिन इच्छा शक्ति जो है उस पर बार बार बात होती है कि कांग्रेस पार्टी से अगर कुछ पूछा जाता है तो इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई देती है? टाल मटोल की स्थिति की आज कर लीजिए कल कर लीजिए, ये क्यों बन जाता है? कांग्रेस पार्टी ने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही है जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि आप चुनाव तुरंत कराइए, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो यानी कि आप लोग इतिहास में जो आपके नेता, ठीक है उनका योगदान तो पूरा देश मानता है ना, इतिहास में आपके नेताओं ने जो योगदान दिया है उसी को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे क्या? आज की कांग्रेस पार्टी जो आप लोग लीडर्स हैं उनसे भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम, जो मौजूदा लीडर्स हैं उनसे भी? चलिए मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाता है तो वो इतिहास में चले जाते हैं कि देखिए हमने ये किया वो किया। भैया मानते हैं, सब लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, आजादी के पहले से रहा है, लेकिन आज की जो कांग्रेस पार्टी है सवाल तो उससे पूछा जा रहा है। खैर मैं आगे बढ़ती हूं, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख नासिर साहब हमारे साथ हैं पीडीपी की ओर से। शेख नासिर साहब, आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है और बीजेपी का यह तर्क है कि जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, और अभी जो स्थिति है उसमें जम्मू क्षेत्र का जो अधिकार है वो उसे पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए नए सिरे से परिसीमन हो और जनसंख्या के आधार पर हो और सबको उसका अधिकार मिले। आपको क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात, जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर में चूंकि हालात बाकी मुल्क के जैसे नहीं है, जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट रही है काफी अरसे से, और बीच में एक बहुत लंबा एक समय रहा था जब जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं बन पाई थी। तो आखिरी एक्सरसाइज जो डिलिमिटेशन की हुई है वो 1995 में हुई थी। 1995 में आखिरी एक्सरसाइज हुई थी डिलिमिटेशन, उसके बाद 1996 में चुनाव हुए थे, और उससे पहले जो सेंसस हुआ था वो 1981 का सेंसस हुआ था। 96 में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद सरकारें बनी, और एक बार जम्मू कश्मीर की असेंबली ने एक कानून पास किया था, एक बिल पास किया था, जिसमें 2026 तक यानी अभी से और 4 साल तक डिलिमिटेशन ना कराने का जिसमें कानून पास हुआ था। अब 5 अगस्त 2019 के बाद चूंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं रही, अदरवाइज देखा जाता तो 2026 तक जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली यहाँ थी, उन्होंने एक कानून पास किया था 2026 तक यहाँ पे डिलिमिटेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद दूसरा लॉलीपॉप, दूसरे के बाद तीसरा लॉलीपॉप लोगों को दिखाने में लगी हुई है, जब मुल्क में विकास नहीं हो रहा है, कीमतें बढ़ रही, लेकिन पूरे देश के जो लोग हैं उनकी तवज्जो जम्मू कश्मीर की तरफ कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी। पहले 370-35 से अब डिलिमिटेशन। ये कहा जाता है कि जम्मू जो सूबा है, क्योंकि मैं भी जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करता हूं, कि जम्मू प्रोविंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जम्मू प्रोविंस में सिर्फ कम सीटें थी, इसलिए डिलिमिटेशन होना है, और डिलिमिटेशन के बाद जम्मू में सीटें बढ़ेंगी। ये कैसे मुमकिन है या ये कैसे जरूरी है कि सीटें जम्मू में ही बढ़ेंगी? अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, पॉपुलेशन या नंबर ऑफ वोटर्स को देखा जाए, ये हम पहले प्रीजज कैसे कर लेंगे कि सीटें जम्मू में बढ़ेंगी? ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी शगुफा है। यही सवाल आता है सर। शेख बशीर साहब, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास, मुझे ब्रेक लेना है, उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि कमेंट सबका आ जाए। शेख बशीर साहब, यही सवाल खड़ा होता है जब ये कहा जाता है कि पहले से कोई राय बना ली गई है और उस हिसाब से पॉलिटिक्स की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं कि अभी परिसीमन की जरूरत नहीं है। आखिर पहले से आप लोग क्यों ये मान के बैठे हैं कि परिसीमन की जरूरत नहीं है? क्या राजनीतिक नुकसान के डर से ऐसा कह रहे हैं? अभी नहीं जरूरत है तो कब जरूरत आएगी? आखिरी बार 90s में 1995 में हुआ था। अब एक प्रक्रिया के तहत अगर हो रहा है तो आज मत करिए कल कर लीजिए, ये कौन सा तर्क हुआ सर? जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था, जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। इस वक्त जो
फिगर्स हैं वो 2011 के हैं, और उसके बाद जो नेशनल लेवल के ऊपर उसके 5% बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, सारा काम उससे चलाता है। लेकिन अगर डिलिमिटेशन करना हो तो उसके लिए सेंसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्रहेंसिव सेंसिस होगा, उसका डाटा सामने आएगा और उसके बाद ही कमीशन जो है कोई फैसला ले पाए। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनका वोटर बढ़ गया हुआ है, तो बहुत सी जगहों के ऊपर ओवरलैपिंग है। उसको ठीक करने के लिए एक कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज की जरूरत है, और मुझे मालूम नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है, सेंसस तो आपको नहीं क्यों करवा लगता है रही। कि फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए? और अगर कहा जा रहा है स्थानीय पार्टियों की ओर से कि किसी समुदाय को इससे परेशानी हो जाएगी या फिर नुकसान हो जाएगा, तो वो भी समझाइए ना। यहाँ पर सिर्फ ये कह देने से कि भाई अगले सेंसस का इंतजार कर लीजिए, फिर ये तो दीर्घसूत्री काम हो जाएगा कि इंतजार आप करते रहिए, अब तक जो काम ना हुआ वो अभी भी ना हो, इंतजार करते रहिए। ये इस तरह के तर्क ना दे कि आप बताइए कि आपको तकलीफ क्या है, आपको क्यों लगता है कि ये खास समुदाय का हक मारा जाएगा? कोई तकलीफ नहीं है, आपको गलतफहमी है। कोई तकलीफ नहीं है, हम सेंसस के हक खिलाफ नहीं है। जब पार्लियामेंट ने 2026 तक जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। अच्छा, आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच पा रही। मैं चाहती हूँ कि जयराम विप्लव जी आप एक बार सबका जवाब दें कि तकलीफ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि तकलीफ कोई नहीं है, और जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया, जो पीडीपी की ओर से कहा गया, जो एनसी की ओर से कहा गया, लेकिन जल्दबाजी क्यों आप लोग दिखा रहे हैं? रुक जाते, पहले विधानसभा चुनाव करवाइए, उसके बाद परिसीमन पर आइएगा। इस चक्कर में विधानसभा चुनाव भी लंबा खींच जाएगा, उसमें भी देरी हो जाएगी। पहले यूनियन टेरिटरी करके आप लोगों ने बहुत नुकसान करवा दिया है। अब इन तर्कों का जवाब दीजिए आप। और लोगों के माध्यम से भी ये बात आई कि जम्मू में सीटें बढ़ जाएंगी और मुस्लिम समुदाय टारगेट पर है, और ये तमाम बातें कही गई। मुझे लगता है कि ये लोग क्यों मान के बैठे हैं कि ऐसा होगा और वैसा होगा। और सबसे एक मोटी मोटी बात जो एक आम आदमी पूछना चाहता है कि आखिर इन्होंने क्यों मान रखा है कि जम्मू के लोग इनको वोट नहीं देंगे और केवल घाटी में ही इनको वोट मिलेगा? ठीक है, ऐसा तो नहीं है। घाटी में एक छोटा कमेंट मैं भारतीय देवेंद्र जनता वर्मा से पार्टी लेना में- चाहती हूँ। डॉक्टर देवेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ। एक छोटा कमेंट मैं उनसे लेना चाहती हूँ, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगी। देवेंद्र वर्मा जी, आप क्या समझ रहे हैं इस पूरी डिबेट से? क्योंकि कोई भी ये कहना नहीं चाह रहा है खोल करके कि हम परिसीमन के खिलाफ हैं, लेकिन टाइमिंग का हवाला दे रहे हैं कि आज मत कीजिए, कल कर लीजिएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो सामान्य है या फिर कहीं ना कहीं कुछ झोल है इसमें? डॉक्टर देवेंद्र वर्मा। चलिए, हम आएंगे। अभी डॉक्टर देवेंद्र वर्मा की आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। हम वापस आएंगे और इस चर्चा को फिर से एक बार आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समझना जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि आखिर अगर SC/ST समुदाय की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भागीदारी है, वो बढ़ेगी, सुनिश्चित होगी, तो जाहिर तौर पर इस पर भी अच्छे से विचार करना जरूरी है। और यहीं से हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, अकाउंट ब्लॉक होने पर रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने नहीं दी जानकारी। ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है ट्विटर को अपना एजेंडा चलाने में रुचि है। ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। सभी प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानून मानने होंगे। फिर से एक बार केंद्रीय मंत्री ने इसे दोहराया है। IT गाइडलाइंस का पालन करना होगा, नियमों के पालन को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है। ट्विटर के नियम नहीं माने तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 1 घंटे के लिए ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का, और उसके बाद ये प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री की। आखिर परिसीमन से कैसे बदलेगा जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं डॉक्टर देवेंद्र वर्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, और अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो बताएं और इस बात को स्पष्ट करें। अगर ये कहा जा रहा है कि अभी परिसीमन ना हो, पहले विधानसभा चुनाव हो जाए, बाद में हो, या फिर जल्दबाजी की जा रही है, क्या ये सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहा है? कानून क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, जरा समझाएं दर्शकों को।
डॉक्टर वर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर वर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन इस बीच सुरेंद्र राजपूत जी, फिर से एक बार मैं आपके पास आती हूं और फिर एक एक करके शेख नासिर साहब और शेख बशीर साहब आपके पास आऊंगी। सवाल यह है कि बीजेपी की ओर से ये जोर देकर कहा जा रहा है कि SC/ST के जो अधिकार हैं उसे सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन बहुत जरूरी है। और अभी कुछ घंटे पहले विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राजनीतिक भविष्य बदल जाएगा क्योंकि SC/ST की जो 2 दर्जन सीटें बढ़ सकती हैं उससे उनके इस समुदाय के अधिकार बढ़ेंगे। इतनी सारी जो जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी, उसका वो जिक्र कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब तक नजरअंदाज किया गया है, अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। आप हंस रहे हैं, हंसने की वजह भी बता दीजिए, और क्यों आपको नहीं लगता कि ये जो समुदाय हैं इनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए? अगर आरक्षण की बात हो रही है, उनकी नुमाइंदगी सुनिश्चित करने की बात की जा रही है, तो आखिर क्यों साथ देने के लिए तैयार नहीं है आप लोग? भारतीय जनता पार्टी, शुभ्रा जी, बड़ी गजब की पार्टी है। ये इनसे आप चंदे की चोरी के बारे में पूछिए तो ये भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं। इनसे आप चीन की सीमा के बारे में पूछिए तो सेना के पीछे छुप जाते हैं। इनसे आप चुनाव की बात पूछिए तो डिलिमिटेशन के पीछे बगैर पढ़े लिखे छुप जाते हैं। हम आपसे कह तो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने भी 2026 में डिलिमिटेशन का प्रोसेस करने के लिए कहा है, और भारत के संविधान में भी जो हमारी संसद की सीटें बढ़ेंगी, जो इस समय 543 हैं, ये भी 2026 के ही सेंसस में बढ़ेंगी। तो जो सारी चीजें एक नेचुरल प्रक्रिया में चल रही है उसमें चलने दीजिए, उसमें आपको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं। अगर करना भी चाहते हैं तो आप 2-4-6 महीने में कर लीजिए और चुनाव करा दीजिए। हम तो बहुत साफ कह रहे हैं, लेकिन अब अगर आप इसको डिलिमिटेशन के पीछे छुप करके कहीं आप अनिश्चित काल के लिए चुनाव स्थगित करना चाहते हैं तो हमारा तो विरोध उस पर रहेगा ही ना। सरकार कह रही है हम चुनाव चाहते हैं, सरकार कह रही है हम स्टेटहुड चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई तुरंत कर दीजिए। आप समझिए हमारी बात को। तो आप कह रहे हैं कि 6 महीने में पूरा कर दिया जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि वक्त लगता है। देखिए, अभी 7 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। डिलिमिटेशन के बाद कहा जा रहा है 11 सीटें उनके लिए आरक्षित हो जाएंगी, इसके बाद उनके अधिकार भी सुनिश्चित होंगे। तो अगर ये कहा जा रहा है कि 1 साल के लिए हम और बढ़ा रहे हैं इस चर्चा की परिधि, और परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट देने वाला था अभी इस साल, वो मान लीजिए मार्च 2022 तक है, आपको सिर्फ 6 महीने का फर्क है, इसीलिए आप सरकार के साथ नहीं खड़े होना चाहते इस मसले पर, या फिर कोई राजनीतिक डर है या आशंका है कि और फायदा हो जाएगा बीजेपी को, जम्मू रीजन में बढ़ जाएंगी सीटें? मैंने कहा था आपसे कि पहली चीज तो एक चीज बहुत स्पष्ट अपने दिमाग से सब लोग निकाल दें कि जम्मू की सीटें बढ़ेंगी या कश्मीर की, जहां आबादी बढ़ी होगी वहां पर सीटें बढ़ेंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वो भारत सरकार का संविधान है, उससे ना भाजपा लग जा सकती है ना कांग्रेस अलग जा सकती है, एक बात। और जो दूसरी, आज कोई अगर समझता है कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है या हमारे ये वोटर हैं, कल किसी और के होंगे। पहले जो कांग्रेस के वोटर थे आज भाजपा के वोटर हैं ना, तभी तो भाजपा सत्ता में है। कल वो भाजपा के वोटर हमारे वोटर फिर हो जाएंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो डिलिमिटेशन से किसी की जीत और हार का ये भाजपा ही जैसी पार्टी बगैर पढ़े लिखे सोच सकती है। हम तो कहते हैं आप कर लीजिए डिलिमिटेशन, लेकिन चुनाव जल्दी कराइए। हम इस बात को कहां कुछ गलत कह रहे हैं? हमने, आप हमें कोई बता दे, भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम चुनाव कराना चाहते हैं, हम कहते हैं करा दीजिए। गृह मंत्री कह रहे हैं हम स्टेटहुड का दर्जा देना चाहते हैं, हम कह रहे हैं तुरंत दे दीजिए। तो अगर 7 सीटें जम्मू में बढ़ जाती हैं आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? ही नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 बढ़े, 12 बढ़े, 15 बढ़े। अगर स्थानीय नेताओं की तरफ से ये आवाज उठ रही है कि मुस्लिम समुदाय को इससे नुकसान होगा परिसीमन से, तो आप इसको इनकार करते हैं? इस बात से आप नकारते हैं इसे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का, फिर से मैं बताऊं, वही मुस्लिम हिंदू वाला है जो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, कतई कोई फर्क नहीं पड़ना है। ना हिंदू मुस्लिम को फर्क पड़ना है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड को फर्क पड़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके पूरे देश में सिर्फ सांप्रदायिक माहौल। एक बार फिर से मैं डॉक्टर देवेंद्र वर्मा से बात करने की कोशिश करती हूँ, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ले लीजिए भाई, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर आपके पास, लेकिन एक बार डॉक्टर वर्मा से बातचीत हो जाए, क्योंकि बड़े लंबे वक्त से मैं उनसे बात करने की कोशिश करी। संविधान विशेषज्ञ हैं, समझने भी तो दीजिए जरा कि अगर कहा जा रहा है, एक पार्टी कह रही है कि हम जल्दी से करवाना चाहते हैं चुनाव, एक पार्टी कह रही है कि अभी करवा दीजिए, परिसीमन जो है वो बहुत लंबा वक्त ले रहा है। आखिर ये जो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, उनका नियमों
के तहत अगर हम विश्लेषण करें तो नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं? डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, क्या ये सामान्य प्रक्रिया है? अगर ये कहा जा रहा है कि बहुत लंबा वक्त दे रही है सरकार और इससे विधानसभा चुनाव उसके बाद अगर होंगे तो नुकसान हो जाएगा, समझाइए इस पूरी प्रक्रिया को। देखिए, ये डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया और इसका होना जम्मू एंड कश्मीर में बहुत आवश्यक है। मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि इसके पहले जो डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1957 के अंतर्गत हुआ। अब जब नया ये धारा 370 समाप्त होने और 35 की ऑर्डर समाप्त होने के बाद में जम्मू कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यों के समान ही हो गई है और जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन करके यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख और इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। और जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल प्रस्तुत हुआ था और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में टोटल संख्या विधानसभा की 107 से 114 हो रही है। पहले 46 थी कश्मीर में, 37 थी जम्मू में और 4 लद्दाख में थी। तो 4 लद्दाख नहीं, तो इतना लंबा वक्त अगर लग रहा है, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि 6 महीने में पूरी प्रक्रिया कर लेते, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर लेते, उसके बाद चुनाव करवा देते। लेकिन अगर 1 साल और बढ़ा दिया गया है, रिपोर्ट मार्च 2022 के बाद अगर आने की संभावना है, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? इसका भी बैकग्राउंड देखिए कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो कमीशन बना था, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये बन गया था 2019 में ही। ठीक है। और इसकी बैठक जो है, क्योंकि बीच में वहाँ पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, इसलिए उसमें जो हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आनी थी सेंसस की, अब वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह सेंसस की भी आ गई है। और पहली बैठक भी फरवरी में इसकी बुलाई गई थी वहाँ के डिलिमिटेशन कमीशन के कमिश्नर द्वारा, जो रंजना प्रकाश है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 मेंबर हैं, वो तीनों मेंबर उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। भाजपा के 2 मेंबर उसमें उपस्थित हुए और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो उपस्थित हुए, इसलिए वो बैठक हो नहीं सकी। अब जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस बैठक में न जाए तो वो बैठक कैसे होगी, ये भी प्रश्न है। तो जो डिले है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स के नहीं जाने की वजह से हुआ। टू बी ऑन सेफर साइड उसका 1 साल, हालांकि उसकी अवधि मार्च 19 तक की थी। मार्च 19 में इसकी रिपोर्ट आनी थी, जो पहला हुआ था उसके हिसाब से। लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर उसमें बैठक में नहीं गए, दूसरा सारी ये बीच में वहाँ पर जो इलेक्शन हो गया, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो हालांकि नेक्स्ट ईयर तक उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। लेकिन ठीक है, ये जो पॉइंट आपने रेज किया उसको लेकर के मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाती हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास बिप्लब जी। लेकिन शेख बशीर साहब, आप लोग कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कि अभी जरूरत ही नहीं है परिसीमन की, और दूसरी तरफ देखिए पता ये चल रहा है कि बैठक बुलाई जाती है तो आप लोग नाराज हो जाते हैं, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पहुंचते ही नहीं है। डिले कर कौन रहा है? इससे तो यही लगता है कि डिले आप लोग कर रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि आपको लगता है कि राजनीतिक नुकसान हो जाएगा परिसीमन से। पहली चीज है, कोई राज्य को नुकसान नहीं होगा, डिलिमिटेशन के खिलाफ हम नहीं है। पहली चीज है कि सेंसस करवाए क्यों नहीं जा रहे हैं? सेंसस करवाने के बगैर डिलिमिटेशन जो है इनकम्प्लीट हो सकता है। सेंसस बेसिस है, रिप्रेजेंटेटिव जाते क्यों नहीं है बैठक में सर? डॉक्टर वर्मा यही तो पूछ रहे हैं। दिस बेसिकली द सिस्टम वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। वो फारूक साहब ने क्लियर किया था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, हमने सब सारे सिस्टम को चैलेंज किया था। तो इसी अच्छा, that was the reason। तो अभी तो एक तरफ तो आप लोग मिल बैठकर बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं परिसीमन के खिलाफ नहीं है। हुई थी ना, हाँ, तब बात नहीं हुई थी मिल बैठ के, ये कल हुई है बात। अब आगे जो वक्त मिलेगा उसमें चर्चा तो इसके बाद बैठक होगी तो जाएंगे आप लोग? इसके बाद जो भी बैठक होगी उसमें आप यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं ना कि जाएंगे? I don't know. It will take, the party high command will take the decision. I don't know. I can't say. But at that time वो तो चर्चा हुई नहीं थी। और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ है कल, बर्फ पिघलने लगी है, लगता है कुछ ठीक होगा। चलिए, छोटा सा कमेंट मैं
शेख नासिर आपसे भी लेना चाहती हूं, और जो सवाल मैंने कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा था कि SC ST कम्युनिटी की बात हो रही है, अब तक जो अनुसूचित जनजाति है उनका रिप्रेजेंटेशन आरक्षण के तौर पर नहीं था, इसके बाद 11 सीटें उनके पक्ष में अगर आएंगी और 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी तो उनके जो अधिकार हैं वो भी सुनिश्चित होंगे। कई ऐसी जातियां हैं जो इंतजार कर रही हैं कि इस तरह की परिस्थिति आए और उनके हक की आवाज भी उठे जम्मू कश्मीर के अंदर। आखिर ये आप लोग क्यों नहीं होने देना चाहते? इससे क्या दिक्कत है? जी जी बता दूं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहले से रिजर्वेशन थी शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन आज जो चर्चा का जो विषय जो मुझे समझ आ रहा है, आप ये जानना चाहते हैं कि कुछ दल इस डिलिमिटेशन के खिलाफ क्यों है। मैं आपको बताता हूँ कुछ दल इसके खिलाफ क्यों, ये मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी होगी। देखिए, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है। जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल है उनका और मरकज के केंद्र के साथ केंद्र का जो ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट क्यों पैदा हुआ, उसके पीछे कारण ये है कि 4 अगस्त 2019 शाम तक जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक साहब, वो कहते हैं कि यहाँ अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसलिए हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए डिप्लॉयमेंट हो रही है, लेकिन 5 अगस्त को कुछ और होता है। उसके बाद DDC के चुनाव जब कराने का ऐलान किया जाता है तो DDC के चुनाव से पहले ये कहा जाता है कि नॉन पार्टी बेसिस होंगे। जब DDC के चुनाव नजदीक आते हैं तो दूसरी घोषणा होती है कि नहीं, ये पार्टी बेसिस पर होंगे। जब DDC के मेंबरान चुन के आते हैं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक नया ऑर्डर लेकर के आती है, उसके बाद आरक्षण होता है। इलेक्शन खत्म होने के बाद रिजर्वेशन होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है वो रिजर्व कैटेगरी का होगा। तो इसके हिसाब से लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र कानून और कायदे के हिसाब से नहीं, अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करता है जम्मू कश्मीर में। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। इसी कारण के चलते यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि डिलिमिटेशन इस सिनेरियो में अगर होगी तो उन्हें जो डिलिमिटेशन इस वक्त होगा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है। इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक दल ये कहते हैं कि पहले चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। मैं इसका सीधे जवाब ले लेती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि पहले भी ये कहा गया था कि विश्वास की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और इस बैठक के बाद भी आवाजें आई कि ऐसी बैठकें अगर पहले हो जाती तो शायद ये स्थिति ना बनती। अगर ऐसी बैठकें 5 अगस्त 2019 से पहले होती तो शायद ये स्थिति ना बनती। उस वक्त भी आरोप लगाया गया था सरकार पर, जयराम विप्लव जी, कि बिना विचार विमर्श किए जल्दबाजी में फैसला लिया गया और उसके बाद परिस्थिति देखी हमने कि नजरबंद कर दिया तमाम नेताओं को। फिर उन्हीं नेताओं को आप लोगों ने मिलने के लिए बुलाया और फिर कहा कि दिलों की दूरियां मिटे, दिल्ली से दूरियां मिटे, तमाम बातें। क्या वही चीज परिसीमन के मामले में हो रही है? बिना विचार विमर्श किए, बिना एक मत हुए कोई फैसला लेने के लिए आप लोग आगे बढ़ चले हैं, इसलिए इस तरह की आवाजें आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर जो तीनों दल हैं, कोई भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि परिसीमन के खिलाफ हैं, बस टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। का विश्वास किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति है, ये स्थानीय निकाय के चुनाव में पता लग जाता है। दूसरी चीज, अब ये बार बार एक चीज शिगुफा छोड़ देते हैं कि रातों रात हो गया, जल्दबाजी में हो गया। उसके पीछे के बैकग्राउंड, उसके पीछे के मेहनत और पूरी प्रक्रिया को इन्होंने नहीं देखा। ये सारे लोग आरोप लगाते थे कि आपने रातों रात यहाँ पर कानून बदल दिए, 370 हटा दिया, अब तो यहाँ आग लग जाएगा, यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। कल तक ये लोग लगातार झूठा अपप्रचार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार खत्म हो चुका है, जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था नहीं है। लेकिन वहां पर आज स्थिति ऐसी बनी है कि हम चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ चढ़ के सरकार प्रयास कर रही है। तो इसलिए इन सारी चीजों से अलग हट करके जम्मू कश्मीर की जनता के हित में हम सोच रहे हैं। वहां के राजनीतिक दलों का भी इसमें सहयोग और समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। अब मैं संक्षेप कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ बातें कही सुरेंद्र जी ने, उसका थोड़ा सा उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाजपा अजब पार्टी है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस ऐसी गजब पार्टी है कि 1.5-2 साल से कोई एक अस्थायी फुल टाइम अध्यक्ष भी नहीं चुन पाई है। ये वही पार्टी है। आज 25 जून है, 1975 में आपातकाल ला करके लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी आज हमसे पूछ रही है चुनाव कब होगी। तो ये तो इनके पार्टी का सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए सर, वक्त मेरे पास बहुत कम है। चाहिए आग्रह है कि आप इनसे पूछिए कुछ, आप इनके सब्जेक्ट के हिसाब से पूछिए तो जवाब दे देंगे। सब्जेक्ट के बाहर हिंदू मुसलमान करेंगे आप ये तुरंत जवाब देंगे। लेकिन जब आप पढ़ी लिखी बातें पूछेंगे तो कांग्रेस के इतिहास, भूगोल, भविष्य पे आ जाएंगे। भाई हम क्या कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन से आपको दिक्कत कहां पर है चुनाव कराने में? पहले जवाब मालूम है क्या क्या दे रहे हैं? ईरान तो रात की बातें कर रहे हैं।
दूसरों की बातों को उधार लेकर के डिबेट में चिपका देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द कहते हैं। अपने आपातकाल का अतीत मत भूलिए, याद कर लीजिए सुरेंद्र, ये जनता माफ नहीं करने वाली है। आज 25 जून है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच कहना यही है कि परिसीमन की प्रक्रिया अपनी गति से आगे बढ़ रही है और कल की बैठक में भी यही तय हुआ है कि परिसीमन पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो बात है वो भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। देखना होगा कि कैसे एक मत बनता है, क्योंकि सियासत तमाम हो रही है परिसीमन के इर्द गिर्द। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम अहम खबरें जारी हैं। इंडिया न्यूज पर आप बने रहिए।